हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर बीइंग लेट। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था आवाज़ में, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और कल भी बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से थोड़ा 10 मिनट 12 मिनट का क्लास आपका लैप्स कर गया था। साउंड नहीं आ रहा था, वॉइस नहीं आ रहा था। तो अभी एक ऑनलाइन दिख रहे हैं, जल्दी से बोलिए, अभी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? अगर कोई ऑनलाइन है तो आवाज़ आ रही है? चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अपना टॉपिक हमारा आज जहाँ से कल डिस्कनेक्ट हुए थे, जो वॉइस हमारा आवाज़ थोड़ा सा कम हो गया था, तो उसके बाद हम अभी कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस एंड क्लाउज। उसका हम लोग लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। और इसी में हम लोग अभी देखेंगे, खास तौर पे आज हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यानी यस नो क्वेश्चन कल हम लोग पढ़ चुके थे, और फिर से आज हम लोग सेमी निगेटिव वर्ड ये सब पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव, हाँ इसमें यस नो क्वेश्चन पढ़ लिए थे। और अब WH क्वेश्चन, जिसमें से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मुस्कान, यस यस सर, ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग आज का हमारा बेसिक टॉपिक होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी पढ़ लिए थे। WH क्वेश्चन यानी कि हमारा मेन टॉपिक आज है WH क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे WH क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन के बारे में आपको बताएं। यस नो क्वेश्चन हम कल डील किए थे। अगर बाय द वे आपको वॉइस नहीं आई होगी या फिर आपको आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आया होगा, तो आपको जो वीडियो बाद में अपलोड कर दिया गया है एप्लीकेशन पे, उस पर आप जाके देख लेंगे, शायद उस पर WH क्वेश्चन भी पढ़ा दिया गया है। लेकिन चूंकि कल आवाज़ नहीं आ रही थी लाइव क्लास में, इसलिए मैं आपको एक बगल से शुरू से फिर से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से हम लोग ये स्टार्ट कर लेते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। सॉरी, WH क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से प्रारंभ होता है। WH वर्ड से जो प्रारंभ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? WH क्वेश्चन कहेंगे। WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले को WH क्वेश्चन कहते हैं, जिसके लास्ट में हमेशा हम क्या लगा देखते हैं? व्हाट साइन। यानी कि इट इज ए क्वेश्चन, it is a question which generally starts from WH words and its answer is either a word or a sentence। जिसका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी होगा कि WH वर्ड्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसके लिए जो कुछ क्राइटेरिया है पहले उसको मैं बता दूं आपको, कि कल भी मैंने शायद इसको डील किया था, लेकिन आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर फिर से आप रिवाइज भी कर लें कि WH वर्ड्स जितने भी होते हैं उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक क का अर्थ होता है और एक जॉ का अर्थ होता है, जो कि कल भी आपके वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब क का अर्थ होता है तो इसके लास्ट में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लगाते हैं, यानी यस नो क्वेश्चन होता है। और जब जॉ का अर्थ होता है तो इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यानी क के अर्थ जब क वाला अर्थ रहेंगे तो इसके बाद हमेशा कोई वर्ब लगेगा, और जॉ वाला जब अर्थ रहेगा तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लगते हैं। ये चीज़ मैंने कल भी बताया था, मैं एक एग्जाम्पल से देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक वेयर का एग्जाम्पल लेता हूँ। वेयर का 2 अर्थ होता है, एक कहाँ और एक अर्थ होता है जहाँ। तो अब आप गौर करेंगे कि एक हुआ अर्थ कहाँ और एक अर्थ हुआ जहाँ। तो जब कहाँ वाला अर्थ आएगा तो यानी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना। देखिए वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब जहाँ का अर्थ अगर हमको देखना है, यानी कहाँ वाला अर्थ देखे तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? देखिएगा व्हाट साइन लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद क्या लगा हुआ? वर्ब लगा हुआ। वेयर के बाद क्या लगा? वर्ब। लेकिन जब इसका अर्थ जहाँ होता है, जब इसका अर्थ जहाँ होता है, तब इसको हम कैसे लगाते हैं? जैसे मैं रहता हूँ वेयर माई फ्रेंड लिव्स, यानी जहाँ मेरा दोस्त रहता है। अब बताइए इस वेयर का अर्थ क्या हो गया? इस वेयर का अर्थ हो गया जहाँ। तो इसका मतलब हो गया जहाँ, यानी जॉ से हो गया, जॉ से हो गया, और इसका अर्थ हो गया कहाँ, यानी क से हो गया। तो जब क वाला अर्थ रहेगा तो इसके बगल में वर्ब आएगा, जब जॉ वाला अर्थ रहेगा तो इसके बगल में देखिए माई फ्रेंड आया है, जो कि नाउन है। तो इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था।
तो कुल मिला के WH वर्ड कितने होते हैं, ये WH के कॉन्सेप्ट थे कि WH वर्ड का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। जितने भी WH वर्ड होते हैं उसका प्रयोग सामान्यतः हम दो तरह से करते हैं। एक तो हमारा होता है इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह, जिसमें हमने अभी क्वाबलार्थ बताया था, और एक होता है कंजंक्शन की तरह, यानी जो यहाँ कंजंक्शन यानी दो वाक्य को जोड़ रहा था। तो कुल मिला के ये WH वर्ड जो होते हैं इसके दो तरह से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये वर्ड होते कितने हैं, और ये वर्ड होते हैं कुल मिला के 9, जिसमें से हु, व्हिच, व्हाट, है ना, और उसके बाद हुज और हुम, ठीक है, और उसके बाद एक कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसका हो जाएगा व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये कुल मिला के कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दीज आर द टोटल 9 WH वर्ड्स which are used to make a interrogative sentence, जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में यूजफुल होता है। तो अब ये जो 3 होते हैं इसमें से इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है, इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है, इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है। हुज का प्रयोग भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन हुम का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह होता है। और इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की तरह कभी भी नहीं होता है। यानी ये याद रखिएगा कि व्हेन, वेयर, व्हाई अथवा हाउ का प्रयोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सभी या तो एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, एंड एज वी नो एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वाक्य में एडवर्ब और एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पे ये हु है, व्हिच है, व्हाट है, इस तीनों का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे बारी बारी से सबका नाम लिखा है और मैं सबके बारे में एक बगल से बताते चलता हूँ। ये आपके दिमाग में अगर आ गया होगा तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सब का एक एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम लोग क्लीन करके इधर कर लें। आप यहाँ पे देखेंगे कि हु लिखा हुआ है, और हु का मतलब क्या होता है भाई? कौन। हु का मतलब होता है कौन, और कौन या किसे के अर्थ में भी होता है। किसे जब ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो किसे के अर्थ में भी इसे हम करते हैं। अब एक सेंटेंस यहाँ पर हम देखते हैं इससे, जैसे हु आर यू, हु आर यू। अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, हम कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो इसका जवाब हम मन ही मन निकाल लेंगे। जैसे यू आर रामू, मान लेते हैं कि अगर हम लिख दें यू आर रामू, तो अब आप गौर करेंगे यू से यू कट गया, आर से आर कट गया, यानी क्या हो गया? ये समझाने का सिर्फ तरीका है, यानी हु बराबर क्या निकल गया? रामू, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में, अब दूसरे सेंटेंस में हम ध्यान दें कि यू आर रामू में ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ये रामू ऑब्जेक्ट है और हु के लिए रामू आया है, तो इसका मतलब इसका हु का प्रयोग किस चीज के लिए हो गया? ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, है ना। देखिए यू आर रामू, यानी यू सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हो गया? हु ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों तरह इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा हम देखते हैं हु, दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, हु राइट्स ए नॉवेल, हु राइट्स ए नॉवेल, हु राइट्स ए नॉवेल, एक उपन्यास कौन लिखता है? तो अब बताइए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मिस्टर रामू राइट्स ए नॉवेल, मिस्टर रामू राइट्स ए नॉवेल, तो अब आप गौर करेंगे इस सेंटेंस में राइट्स के बदला में राइट्स, ए नॉवेल के लिए नॉवेल, लेकिन हु बराबर क्या निकल गया यहाँ पर? मिस्टर रामू। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मिस्टर रामू है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हु हो गया। यानी इस सेंटेंस में आपने देखा कि हु का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? हु का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। और इधर आपने क्या देखा था? हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैंने ये बताने की कोशिश की
कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है। और जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह समझ लेंगे तो आपको वॉइस बनाने में, नरेशन में, या फिर किसी भी ट्रेडिशनल ग्रामर में आपके लिए सुविधाजनक होने वाला है। तो मेरा ये बताना था कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह करते हैं, और ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे आगे, और हम बात करेंगे व्हिच के बारे में। व्हिच के बारे में क्या बात करेंगे कि व्हिच के बारे में भी इसी तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। और व्हिच के बारे में समझिए कि व्हिच का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं भाई, व्हिच का। तो व्हिच एक सेंटेंस हम बनाते हैं, व्हिच डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक मोस्ट। खास तौर पे सिलेक्शन के अर्थ के लिए, वस्तु को बतलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जबकि हु का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं। व्हिच डू यू लाइक मोस्ट, अगर आप एक तो ये कर सकते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट। ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या आ रहा है, व्हिच डू यू लाइक मोस्ट, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो। और यहाँ लिखा हुआ व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, यानी यहाँ पर नाउन के बदले में आया है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव को, सॉरी, यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। यानी कि व्हिच का प्रयोग आपने प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह देखा यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या इसका अर्थ निकलता है, व्हिच डू यू लाइक मोस्ट, यानी तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो। अगर ये व्यक्ति के लिए रहता तब आप यहाँ पे हु का भी प्रयोग कर सकते थे, जैसे हु डू यू लाइक मोस्ट, यानी तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, यानी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर लिखा हुआ व्हिच डू यू लाइक मोस्ट, तो इसका मतलब है कि आप किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए, जबकि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इस सेंटेंस में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। जब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो ये क्या यहाँ पर भी हो गया सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली ये क्या चीज़ हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। और इस सेंटेंस में भी ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, चूंकि व्हिच बुक दोनों ही लगा हुआ है। ठीक है जी। तो कहने का अर्थ ये है कि व्हिच का प्रयोग भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक उसी तरह से व्हाट का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो करने वाले कौन हो, तुम, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या चीज़ हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जब यू सब्जेक्ट हो गया तो बचा हुआ भाग जो व्हाट है, यानी व्हाट का प्रयोग आपको पहले मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। तो व्हाट यहाँ क्या हो गया, जब ये सब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब अब एक ही बचा है ऑप्शन हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आता है हुज। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हुज के बारे में देखते हैं। हुज, हुज का मतलब क्या हो गया, हुज का मतलब हो गया किसका या किसकी। इसका अर्थ हो गया किसका या किसकी। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। तो ऑब्वियसली आप गौर करेंगे यह जिसकी भी कलम होगी, जिसको आप जवाब में निकालिए, जैसे दिस इज रामूज पेन, दिस इज रामूज पेन। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर हुज के जगह पे क्या निकला है, रामूज। कैसे, देखिए दिस के लिए दिस है, इज के लिए इज है, और पेन के लिए पेन है। तो हुज का मतलब क्या निकल गया, हुज का अर्थ किससे निकला, रामूज से। इसका मतलब क्या हो गया, ये रामू इस सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुज का प्रयोग यहाँ किस चीज़ के लिए हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। ठीक है। थोड़ा माइंडसेट करना होगा, थोड़ा समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके, चूंकि आप 11th में अब आ गए हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाने होंगे समझने के लिए। तो इस सेंटेंस में हुज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हुज का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं, ऑब्जेक्ट की भी तरह करते हैं, जो मैंने शुरू में भी लिखा। यानी कि आपको हर वर्ड के बारे में समझा रहा हूँ मैं कि किसका प्रयोग हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। अब हुम का प्रयोग हम देखते हैं।
whom का प्रयोग, whom, अगर अब whom का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। whom का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है। जैसे whom do you like most, whom do you like most, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, तुम किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो whom क्या चीज़ हो गया यहाँ पे, आप गौर करेंगे यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा। और आपको पहले भी मैंने बता दिया कि whom का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ये सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, आप उससे जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी कि इसका अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हो गया whom। अच्छा, आप अगर यहाँ पे who भी लिखते तो गलत नहीं होता और एक ही अर्थ आता। whom के जगह पे who दे दिए तो who do you like most, इस दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है भाई? इसलिए अंतर नहीं है क्योंकि who का ऑब्जेक्टिव केस who भी होता है और whom भी होता है। यानी कि who अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट दो तरह से हम कर सकते हैं। यानी who सब्जेक्ट भी हो सकता है और who का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और whom का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, तो इसलिए whom के जगह पे यहाँ who भी लिखेंगे तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी और आते हैं when पर। अब when, where, why और how, इस सब के बारे में मैंने बताया है आपको कि when का प्रयोग सिर्फ हम इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में करते हैं और समय को बतलाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ हम समय का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, when will you go to पटना, तुम पटना कब जाओगे, यानी समय का बोध हो रहा है इससे। तो आप गौर करेंगे, ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि WH वर्ड जहाँ भी रहेगा उसके बगल में एक वर्ब अवश्य रहेगा। ठीक है। अब वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए होता है, यानी स्थान के लिए होता है ना। और उसके लिए अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, यानी टाइम के लिए होता है। वेयर का प्रयोग हम करेंगे, जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब आप गौर करेंगे कि वेयर के बाद यहां पर भी देखेंगे तो क्या आया है, आर। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम में वेयर के बाद आया है वर्ब, है ना। तो ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ये यहाँ पे सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट? क्योंकि वेयर, व्हेन, व्हाई इन सब के प्रयोग हम एडवर्ब की तरह करते हैं और हाउ का प्रयोग एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह किया जाता है। दैट इज वाई द रीजन इज बिहाइंड दैट कि वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब व्हाई के बारे में लिखते हैं। और व्हाई का प्रयोग हमेशा हम रीजन को बतलाने के लिए करते हैं। रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण। कारण को बतलाने के लिए हम व्हाई का प्रयोग करते हैं। और एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वाई डू यू कम लेट, लेट डेली, तुम प्रतिदिन लेट क्यों आते हो, तुम प्रतिदिन लेट क्यों आते हो। तो वाई का प्रयोग इसके बाद भी देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, यानी कि WH वर्ड के बाद लास्ट में अगर WH वर्ड वाले सेंटेंस के लास्ट में अगर ये साइन लगाना है, यानी व्हाट साइन लगाना है, तो WH वर्ड के बाद एक वर्ब का रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। यानी कि आप देखिए, तुम क्यों लेट आते हो प्रतिदिन, यानी इसमें रीजन का बोध हो रहा है, कारण का बोध हो रहा है, और इसलिए ये व्हाई का प्रयोग। तो मैंने गौर किया कि आपको मैं सारा जितना भी WH वर्ड है सबको मैं एक बगल से सबके सेंटेंस को बना बना के सिखाते आ रहा हूँ। अब मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ और आगे अब मैं दिखाता हूँ आपको हाउ का प्रयोग। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है, तुम कैसे हो। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे, जैसे यू आर फाइन, तो इस सेंटेंस में यू आर फाइन में फाइन क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है।
तो इसका मतलब है कि हाउ का प्रयोग यहाँ पर किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। और इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट भी नहीं है। आप मत सोचना कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बता के मैं कॉम्प्लीमेंट बताऊं, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। इसे आप ऑब्जेक्ट मत कहना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। और WH क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं आगे अब इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये सब अभी तक था WH क्वेश्चन के बारे में। और WH क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटेड WH वर्ड्स के भी लिस्ट दिए हुए हैं, जिसके बारे में भी आप समझ लीजिए कि हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम, एंड व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। तो ये सारे सेंटेंस, इससे भी सेंटेंस आप बना के, इससे भी सेंटेंस बनने वाले भी क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं, WH क्वेश्चन कहलाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताया था शुरू में कि बेसिक WH वर्ड की संख्या कितनी होती है भाई, बेसिक WH वर्ड्स होते हैं 9। उसी तरह से फॉर्मेटेड का मतलब हो गया कि WH जो बेसिक है उसी से बना हुआ, यानी उसी से फॉर्म हुआ। फॉर्म का मतलब हो गया उसी से बना हुआ। तो यहाँ पे हम दे देंगे उसी से फॉर्मेटेड WH वर्ड्स। और इसकी भी संख्या कितनी होती है भाई, 9 होती है, लेकिन ये इसी से बना हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे आपको समझा दें, एक आध एग्जाम्पल हम इसमें भी दे देते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दिस बैच, यानी इस बैच में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दिस बैच। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि इससे भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग संख्यावाचक के लिए होता है, इसका प्रयोग मात्रावाचक के लिए होता है, इसका प्रयोग डिस्टेंस को बतलाने के लिए होता है। कि जैसे हाउ फार, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, हाउ फार इज पटना, पटना कितना दूर है, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारे आप बना सकते हैं। एक बगल से आपको, आपके लिए कुछ असाइनमेंट भी हम दे देते हैं कि इन सबसे एक सेंटेंस बनाइएगा। अगर आपको ज़्यादा समझ में ना आए तो पूछिएगा। चूंकि आप 11th के स्टूडेंट हैं तो इसलिए हम इतना डीप नहीं जाना चाहते हैं, ताकि फिर बोरिंग होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसे समझना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे चल जाते हैं। चूंकि हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर का, बेसिक ग्रामर का डिटेल से अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। इस पर आप सेंटेंस जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक, हम नए टॉपिक को ले लेते हैं, और वो हमारा नया टॉपिक होगा आगे का, और उसका नाम होगा, एक मिनट, अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं, और वो हमारा नया टॉपिक होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ लिए, अब इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, और तब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज के बारे में। और पहले अभी हम लोग इसमें से देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव यानी कि तीसरा हमारा टॉपिक शुरू हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस का, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट डज इट मीन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप पहले से अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो आप जानिए इसके बारे में कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य यानी एक ऐसा वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, एक ऐसा वाक्य जो, आदेश सूचक वाक्य किसको कहेंगे, एक ऐसा सेंटेंस जिससे आदेश का बोध हो, यानी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, प्रपोजल। तो ये सारे जो मीनिंग है,
ये सारे मीनिंग से इम्पेरेटिव सेंस बोध होता है और ऐसे वाक्य ही इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर मैं इसे आपको, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए सेंटेंस, इट इज ए सेंटेंस which is used to express the meaning of, to express the meaning, to express the meaning of order, command, request, advice, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब हो गया मनाही, प्रपोजल, प्रपोजल, ईटीसी, आप ईटीसी करके, इट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक बात गौर करना कि अगर हिंदी में मैं इसे लिखता तो कैसे लिखता कि यह एक वाक्य होता है। देखो, इट इज ए सेंटेंस, यह एक वाक्य होता है, व्हिच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने में, द मीनिंग अर्थ ऑफ, किसका किसका अर्थ, ऑर्डर के अर्थ को, यानी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश। कमांड का मतलब भी आदेश होता है, जो खास तौर पे जो फॉर्मल कमांड, फॉर्मल ऑर्डर होते हैं, माने औपचारिक आदेश। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, रिक्वेस्ट का मतलब आग्रह। एडवाइज का मतलब क्या होता है, सलाह। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मनाही। और प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। यानी कि ये सारे सेंस जिस वाक्य में होते हैं वो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने सबकी हिंदी बोल दी है और डॉक्यूमेंट में भी आपको दिया हुआ होगा हिंदी में। अब हम सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर कम हियर, कम हियर, फुल स्टॉप, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। V1 से जनरली ये स्टार्ट होता है, ठीक है, इससे आदेश का बोध होता है। दूसरा हम लिखते हैं कमांड के लिए, जैसे फायर एट पाकिस्तानी रेंजर्स, फायर एट पाकिस्तानी रेंजर्स, यानी पाकिस्तानी रेंजर्स पर फायर करो। तो ये एक सख्त आदेश हुआ, एक ये फॉर्मल कमांड, फॉर्मल ऑर्डर हुआ, तो कमांड को बताता है। अब तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट को बताता है। रिक्वेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे आग्रह, तो उसमें प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, प्लीज हेल्प देम, कृपया उनकी सहायता करिए। ठीक है जी। और उसके बाद चौथा, उसके बाद आता है एडवाइज। एडवाइज में क्या आता है, जैसे सलाह, हेल्प द पुअर, तो ये हो गया हमारा एडवाइज का। उसके बाद प्रोहिबिशन का, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये प्रोहिबिशन को बताता है। उसके बाद छठा में क्या है, प्रोहिबिशन के बाद है प्रपोजल। प्रपोजल में लेट से शुरू होता है, जैसे लेटस गो टू सिनेमा, लेटस गो टू सिनेमा। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, ये प्रपोजल को बताता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देते हैं। आप गौर करेंगे ये वाला सेंटेंस जो है सो ऑर्डर को बता रहा है। दूसरा फायर एट पाकिस्तानी रेंजर्स लिखा हुआ, ये कमांड को बता रहा है ना। एंड दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट को बता रहा है। और उसके बाद ये देखिए एडवाइज को बता रहा है ना। और ये डोंट गो देयर, डोंट गो देयर प्रोहिबिशन को बता रहा है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब हो गया मनाही, यानी जिसमें मना किया जाता है किसी काम को करने के लिए। और उसके बाद ये देखिए प्रपोजल को बता रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारा मीनिंग दिखाने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, जिसको कि हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक वाक्य, आदेश
सूचक वाक्य। ठीक है जी। तो these are some sentences which expresses the meaning of order, command, request, advice, prohibition or proposal. So these sentences are belong to imperative sentence। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके पैरामीटर्स को समझते हैं। यहाँ पर स्टार साइन देके लिखते हैं कि यानी पैरामीटर्स का मतलब हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस होने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे these are at least three parameters पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पर ये निश्चित तौर पे इतना बात होना चाहिए जो हम लोग नीचे लिखने वाले ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में तीन बातें होती हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा चीज होता है कि हमेशा ये V1 से शुरू होता है। इट जनरली स्टार्ट फ्रॉम V1 और V1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप। यानी कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ये जनरली मतलब सामान्यतया जनरली किससे प्रारंभ होता है? ये V1 से, वर्ब के पहले फॉर्म से। और जैसे मान लेते हैं आप लिखते हैं गो देयर, तो गो देयर में क्या है? ये गो। लेकिन हमने इसे जनरली क्यों लिखा? क्योंकि सेंटेंस देखिए लेट से भी शुरू हुआ है, सेंटेंस प्लीज से भी शुरू हुआ है ना। तो इसलिए ऐसा सामान्यतः होता है, लेकिन कभी कुछ विशेष स्थिति में हम लेट या प्लीज, काइंडली इत्यादि से भी शुरू करते हैं। दूसरा हमारा है कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो हिडन होता है, छुपा होता है, जिसको हम लोग एज्यूम्ड कहते हैं। एज्यूम्ड मतलब माना गया, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यू माना जाता है। जैसे आप कहते हैं गो देयर या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आपको इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है जो माना जाता है। ठीक है जी। यू गो देयर, दरअसल ये सेंटेंस हुआ यू गो देयर। और तीसरा होता है कि ये सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये स्ट्रक्चर होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये क्यों हो गया? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन द सेकेंड सेक्शन इज लाइक दिस, गो देयर। दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट यू है जो एज्यूम्ड है, और सब्जेक्ट जब यू है और वर्ब यहाँ V1 है, तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 इसका स्ट्रक्चर हुआ। और सब्जेक्ट प्लस V1 किसका स्ट्रक्चर होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दैट मीन्स कि दीज आर द थ्री पैरामीटर्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज इट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम V1 and that V1 is known as first form of the verb. And the second parameter of imperative sentence is it is the subject of imperative sentence is assumed as you. And the third parameter is like this, कि this particular sentence belong to simple present tense. It is because of the basic structure of simple present tense is subject plus V1 or V5. So these are the three parameters. By using them we have to make a imperative sentence. इंपेरेटिव सेंटेंस उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। ये सब चीज़ हमने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। आपके डॉक्यूमेंट PDF में भी इन सब का जिक्र किया हुआ है। आप उसके वहाँ जाके थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे। वहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया है। मैं कंप्लीट हिंदी में समझा नहीं सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट भी करने होंगे और इंग्लिश में हमें समझने भी होंगे। बट यू विल हैव टू मेक एफर्ट, आपको एक अच्छा एफर्ट लगाना होगा सो दैट यू मे अचीव योर टारगेट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम्युनिकेट करता रहूँ इंग्लिश में, ताकि आप भी इंस्पायर होकर उसे कम्युनिकेट करें। जब तक इंग्लिश में बोलेंगे नहीं, जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। सो यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस। एंड फाइनली थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, और कल जब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो कल कमेंट या मैसेज करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।